जोगी ने सांप का सालन पकाया और फिर मज़े मज़े से इस सालन को रोटियों से खाने लगा। और जब इसका पेट भर गया तो वो अंगड़ाई लेता हुआ उठा और पानी के किनारे जंप लगाकर अचानक हवा में उड़ गया। खौफ व हिरास के उफ़क़ पर अटखेलियाँ करती अजीब व गरीब दिल फरेफ्ता कहानी पुरस्रार सांप। किस्सा शुरू हुआ एक सांप से। वो सांप एक बालिश के बराबर लंबा था। जिसामत से वो सांप का बच्चा लगता था। जब मैंने उसे गोदाम से पकड़ा जहां वो एक चावल के खुले रह जाने वाले तोड़े के अंदर मज़े से सोया हुआ था, और उसी तोड़े को मैंने उठाने के लिए हाथ लगाया था ताकि रास्ते से एक तरफ रख दूं, कि तोड़े को छूते ही मेरी नज़र उसके अंदर सांप पर चली गई। इस सांप ने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली और उस वक्त उसने आंखें खोली और सर उठाकर गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपनी दो शाखाएं ज़बान अंदर बाहर करने लगा। वो सांप छोटा सा था, लेकिन उसको देखकर मेरे जिस्म ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। इधर वो मेरी तरफ देखते हुए ज़बान अंदर बाहर कर रहा था। मुझे और भी डर लगा, क्योंकि उसे तो मुझसे डरकर छुप जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे गौर से देख रहा था, बल्कि सही मायनों में घूर रहा था। मैंने इधर उधर देखा ताकि अगर कोई डंडा वगैरह नज़र आए तो उसे मार सकूं। इन तोड़ों के पास ही मुझे लोहे की एक सलाख पड़ी नज़र आई। मैंने आगे होकर जल्दी से उसे उठाया ही था कि उसे कुछ आगे तोड़े के पास शीशे की एक बोतल चौड़े मुंह की नज़र आ गई। अचानक इस सांप को मारने का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया और उसकी जगह सांप को पकड़ने के ख्याल ने ले ली, और ये ख्याल आते ही मैं चौंक उठा। अचानक मेरे जहन ने इस सांप को पकड़ने के बारे में कैसे सोच लिया था। कहाँ तो इस सांप से मैं बुरी तरह खौफजदा होकर इसे मारने लगा था, और फिर इसको पकड़ने का ख्याल। मैंने वो बोतल उठा ली जो कि खाली थी, अंदर से बिल्कुल साफ़, बाहर हल्की हल्की धूल थी जिसे मैंने एक कपड़े से साफ़ कर लिया। वो बोतल और सलाख लेकर मैं जल्दी से वापस इस तोड़े तक आया जिसके अंदर सांप चावलों के ऊपर लोट पोट हो रहा था। चावल का तोड़ा आधा खाली था, इसीलिए वो सांप तोड़े से बाहर नहीं निकल सकता था। वो सांप वैसे तो आम सांप की तरह ही था, लेकिन इसकी जिल्द चमकदार और सुस्त रंगी सी थी, और इसकी आंखें रोशन रोशन थीं, और उसके सर पर जिल्द उभरी उभरी थी। मैंने बोतल का ढक्कन उतार लिया और उसका मुंह सांप के मुंह के आगे करके बोतल को चावलों के ऊपर फेंक दिया। लोहे की सलाख से मैं सांप को आहिस्ता आहिस्ता मारने लगा। सांप कभी इधर हो जाता तो कभी उधर, साथ ही गुस्से से अपनी दो शाखाएं ज़बान अंदर बाहर की तरफ करता और मुझे घूरता रहता, लेकिन मैंने इसको मारना ना छोड़ा। तो आखिर तंग आकर उसने बोतल में घुस जाना ही बेहतर समझा। उसके अंदर दाखिल होते ही मैंने बोतल पर ढक्कन लगा दिया। इस सांप को बोतल में बंद करके मुझे एक अजीब सी खुशी की लहर अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई। मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं गोदाम में गोया क्यों था। मैंने एक छोटी सी कील से बोतल के ढक्कन में दो छोटे छोटे सुराख किए ताकि अंदर हवा का इखराज रहे। बोतल के अंदर वो सांप कुंडली मारकर बैठ गया था और मुंह से बोतल के शीशे को चोट मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा मोटा और बहुत मजबूत था, और अगर मजबूत ना भी होता तो वो छोटा सा सांप इसे कैसे तोड़ सकता था। बोतल के अंदर इस सांप की जिल्द और चमकने लगी थी, और इस बोतल के शीशे में से खौस व खज़ा की तरह रंग बिखर रहे थे। मैंने इस सांप वाली बोतल को गोदाम में बोरियों के पीछे छुपा दिया था और वापस सेठ के दफ्तर पहुंचा। अरे आबिद, मैंने तुम्हें गोदाम में एक छोटे से काम के लिए भेजा था और तुम वहां जाकर सो गए। कमरे में दाखिल होते ही सेठ गफूर ने मोटे शीशों वाली ऐनक के शीशों के ऊपर से मुझे देखते हुए कहा। सेठ की बात सुनकर मैंने सर खुजाया। सेठ साहब 1 मिनट में आया। ये कहते ही मैं भागकर गोदाम में पहुंचा और दाल की बोरियां गिनकर एक नज़र सांप वाली बोतल को देखकर वापस आ गया। जब सेठ बड़ी बेकरारी से मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे दाल की बोरियां बतानी थीं और उसने मज़ीद के लिए फ़ोन पर ऑर्डर बुक करवाना था। सेठ गफूर आड़त का व्यापारी था। इसके दफ्तर और गोदाम में हम 3 लोग मुलाजिम थे। मैं दफ्तर बॉय, सेठ का मुंशी और कभी कभी उसका ड्राइवर भी बनना पड़ता था। मेरे अलावा 2 मज़दूर और थे जो कि गोदाम में काम करते थे। मैं मैट्रिक पास था जबकि वो दोनों अनपढ़ थे। आज भी वो दोनों सामान छोड़ने के लिए कुछ दूर गए हुए थे। शाम तक उनकी वापसी होती, इसलिए शाम तक मैं मुतमईन था। शाम से थोड़ी देर पहले जब सेठ उठकर बाथरूम गया तो मैंने वो बोतल लाकर अपने कपड़े के बड़े से थैले में डाल दी जिसमें मैं खाने का टिफ़िन रखकर लाता था। सेठ बाथरूम से निकला तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने पहले मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर खुद ही फ़ोन उठा लिया। जी बेटा जी। शायद दूसरी तरफ सेठ की बेटी थी।
بیٹا मैं अभी भिजवा देता हूँ, सेठ ने दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा और फ़ोन रखकर मेरी तरफ देखा, साथ ही अपनी गाड़ी की चाबी भी मेरे सामने रख दी। सुरैया बेटे को 10 मिनट में गाड़ी चाहिए, तुम गाड़ी ले जाओ और उधर से ही घर चले जाना, सेठ ने अपनी बेटी का नाम लेते हुए मुझे कहा और मैं जल्दी से चाबी उठाकर सेठ को सलाम करते हुए अपना थैला उठाकर वहां से निकल आया। गाड़ी इसकी बेटी को देकर अपने घर जा पहुंचा। थैला एहतियात से अपने कमरे में लाकर रखा, उसमें से टिफिन निकालकर बर्तन धोने वाली जगह पर रखकर अम्मी अब्बू के पास चला गया, जो कि सहन में बैठे बातें कर रहे थे। आ जाओ आबिद बेटा, इधर हमारे पास। आज कंजूस सेठ ने तुम्हें इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दे दी? अम्मी के लहजे में हैरत थी। सेठ की बेटी को कार चाहिए थी, सेठ ने मुझे कार देकर अपने घर भिजवा दिया और साथ ही छुट्टी दे दी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जुलेखा इस तरह ना कहा करो, आबिद की तालीम ही क्या है, बस मैट्रिक। सेठ साहब ने एक मैट्रिक पास को मुलाजमत देकर हम पर एहसान किया है। जी जी बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, मैं सब जानती हूँ। वो कंजूस सेठ 3 काम करवाता है मेरे बेटे से, और देता क्या है, चंद हजार। अरे इस जगह कोई भी पढ़ा लिखा इतनी तनख्वाह में मेरे बेटे जितना काम नहीं कर सकता। अम्मी अब्बू की बहस कुछ तवील होने लगी तो मैंने इजाज़त लेकर उठना ही बेहतर समझा। हाँ जाओ बेटा, अंदर जाकर आराम करो, अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा और मैं कमरे में आकर लेट गया। रात का खाना खाते ही मैं अम्मी अब्बू के सोने का इंतज़ार करने लगा। वैसे तो वो मेरे कमरे में बहुत ही कम आते थे, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी थी। जब बाकी घर की लाइट्स ऑफ हो गईं तो मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और अपना थैला लेकर बिस्तर पर जा बैठा। आहिस्ता आहिस्ता थैला खोला, इसके अंदर से सांप वाली बंद बोतल निकाली और सांप को देखा जो कुंडली मारे अपना सर दुम पर लटकाए गालिबन सो रहा था। मैंने बोतल को सामने मेज़ पर रख दिया। बोतल के हिलने से सांप कसमसाया और उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा। मुझे अपनी आंखों में जलन सी होने लगी तो मैंने एकदम ही उस तरफ से आंखें फेर लीं और चारपाई पर लेटकर इस सांप के बारे में सोचने लगा कि मैं इस इंसान दुश्मन को मारने के बजाय अपने साथ क्यों ले आया। लेकिन इसके बारे में जहन कोई वाज़ेह बात ना सोच सका। मैं सोचते हुए उस सांप की तरफ भी देख लेता जो कि अब अपनी दुम पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और मुंह से अपनी 2 शाखाएं ज़बान बाहर बार अंदर बाहर कर रहा था। फिर वो अपने जिस्म को बल देने लगा। मैं बड़ी महवियत से उसे देखता रहा और अपना सर ज़ोर ज़ोर से शीशे से टकराने लगा। अब इसकी ज़बान तेज़ी से अंदर बाहर हरकत कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुस्से में था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं परेशान हो गया और उठकर बोतल के करीब हो गया। सांप गुस्से से बल खा रहा था। अचानक मेरे जहन में आया कि इसे कहीं भूख तो नहीं लग रही। यह ख्याल आते ही मुझे झटका लगा और मैं उठकर किचन से थोड़ा सा दूध ले आया। बोतल के ढक्कन को आहिस्ता से खोला और फिर जल्दी से थोड़ा सा दूध बोतल के अंदर डालकर ढक्कन लगा दिया। सांप ने अपना मुंह बोतल के पेंदे में जमा होने वाले दूध में रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध उसके पेट में जाने लगा। दूध पीकर उसने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर कुंडली मारकर सर को दुम पर टिका दिया। मैंने लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। सुबह उठकर मैंने बाकी बचा दूध बोतल के अंदर डाल दिया जिसे सांप पीने लगा और फिर इस बोतल को अलमारी में ताला लगाकर रख दिया। दफ्तर पहुंचा, सफाई वगैरह की चीज़ों को तरतीब से रखा। इतनी देर में सेठ भी आ गया। उसके कुछ ही देर बाद ऑर्डर किया हुआ माल भी एक ट्रक में आ गया जिसे गिनकर मैंने गोदाम में रखवाया। जब सामान सारा उतारा जा चुका था तो मजदूर गोदाम में आराम करने लगे और मैं तमाम बोरियों की लिस्ट बनाकर सेठ के पास ले गया। आबिद माल पूरा है ना? इसने लिस्ट सुनकर सर हिलाते हुए मुझसे पूछा। जी सेठ जी, माल पूरा है। तो ठीक है, अब तुम बैंक जाओ और इन्हें ऑनलाइन पेमेंट भेज दो। सेठ ने नया हुक्म दिया, लेकिन मैं बैंक खुशी से जाता था। अगर वो कहीं और जाने का कहता तो मेरी तबीयत यकीनन ख़राब हो जाती। वो बैंक 2 ब्लॉक छोड़कर ही था। मैं सामान की गिनती और उसे तरतीब से रखते हुए कुछ थक सा गया था, लेकिन बैंक की तरफ मेरे कदम तेज़ी से उठ रहे थे क्योंकि वहाँ एक लड़की थी, सुंदुस, अपने नाम ही की तरह खूबसूरत और अच्छे अखलाक व आदात की। मेरा जब भी बैंक में जाना होता, वो जहाँ भी बैठी होती मेरी निगाहें उसे तलाश करती। शुरू में मुझे एक झिझक सी थी। एक तो मैं गरीब था और दूसरा कम पढ़ा लिखा था, इसलिए जब कभी सुंदुस कैश काउंटर पर बैठी होती तो मैं बहुत कम ही बात करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका अच्छा रवैया देखकर मैं उससे बैंक के अलावा भी कोई ना कोई बात करने लगा था। मैंने उसे ऑनलाइन पेमेंट का कहा। मेरी बात के जवाब में उसने मुस्कुरा कर देखा और सर को ठीक है के अंदाज में हिला दिया। वो ऑनलाइन बिल पे कर रही थी। इसके बालों की एक लट उसके खूबसूरत गाल पर अटखेलियाँ कर रही थी। बिल पे करने के बाद उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस बिल के साथ रकम कोने वाले काउंटर पर जमा करवा दें। उसने मुझे गाइड किया तो मैं उसकी तरफ देखता हुआ वहाँ से उठ गया और रकम जमा करवा कर वापस सेठ के पास दफ्तर पहुँचा। इधर उधर के काम और फिर रात को छुट्टी।
رات کو گھر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے الماری کھول کر بوتل میں بند سانپ کی خیر خبر لی، جو بوتل کے اندر کنڈلی مار کر سر کو اپنی دم پر لٹکائے آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ میں کمرے میں آتے ہوئے اپنے ساتھ تھوڑا سا دودھ لے آیا تھا۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر میں نے جلدی سے دودھ اندر ڈال دیا۔ دودھ سانپ کے اوپر گرنے لگا تو وہ سانپ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میری موجودگی محسوس کرتے ہی اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں اور چہرے پر ہلکی سی تپش محسوس ہونے لگی تھی، تو میں نے جلدی سے نظریں پھیر لیں اور اس بوتل کو اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ سانپ اب دودھ پی رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس سانپ کو لانے میں، گھر میں رکھنے میں میرا کیا فائدہ ہے، لیکن میرا ذہن اس سے آگے سوچنے سے قاصر تھا۔ اس سانپ کو 10 دن ہو گئے تھے۔ اس کی جسامت پہلے سے کچھ بڑی ہو گئی تھی اور اس کی جلد کی رنگ اب بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کے سر پر جلد کسی تاج کی طرح اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ کمرے میں روشنی ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو واقعی کمرہ روشن سا ہو رہا تھا۔ میں نے کمرے میں موجود بلب کی طرف دیکھا، لیکن وہ آف تھا۔ اس کے بعد میں نے روشنی کی طرف دیکھا تو میز پر رکھی بوتل جس میں سانپ بند تھا، اس سے روشنی پھوٹ کر کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اس منظر کو دیکھے جا رہا تھا۔ بوتل کے اندر سانپ اپنی دم کے سہارے کھڑا جھوم سا رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑا کھڑا گھوم جاتا اور کبھی اپنے سر اور جسم کو ہلانے لگتا۔ کیسا منظر تھا وہ جس نے مجھے مسحور سا کر دیا تھا۔ اور پھر اچانک ہی اس سانپ نے اپنا جسم پھینکنے کے انداز میں گرا دیا۔ اس وقت بوتل سے پھوٹتی روشنی ایک دم ہی بند ہو گئی اور کمرے میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں حیران سا اپنی چارپائی پر لیٹا رہ گیا۔ جب کچھ منٹ بعد میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں اور ہلکا سا دکھائی دینے لگا تو میں اٹھ کر میز پر رکھی ہوئی بوتل کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا میں نے جو کچھ دیکھا وہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کی ہماری پراسرار کہانی کا حصہ نمبر 1۔ حصہ نمبر 2 اسی چینل پہ موجود ہے۔ اسی طرح کی پراسرار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل واصف وائس کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر پراسرار کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔